हेलो एवरीवन। आज हम सीआरपीसी का एक ओवरव्यू देखने वाले हैं जिसमें मैं आपको एक मैप ड्रॉ करके दिखाऊंगा। एक मर्डर, एक कमीशन ऑफ ए क्राइम, एक क्राइम जहाँ पे होता है उसके बाद से जो ट्रायल तक, ट्रायल से पहले तक जो भी प्रोसेस रहता है, प्रोसीजर, वो मैं आपको एक मैप की तरह ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स अज्यूम दैट ए मर्डर दैट हैज टेकन प्लेस। एक मर्डर हुआ है। सपोज ए ने बी को मारा है, ए ने बी को चाकू मारा है, स्टैब किया है, और आसपास लोग थे, उन्होंने देखा ये को बी को मारते हुए। तो इन्हीं में से एक देयर वाज अ पर्सन सी। अब सी ने कॉल किया पुलिस को। तो अगर कोई क्राइम होता है, कोई भी अगर क्राइम होता है तो सबसे पहला चीज क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी फाइल एन एफआईआर। सबसे पहले हम एक एफआईआर फाइल करते हैं। एफआईआर इज फाइल अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। बट इससे भी पहले देयर इज समथिंग दैट हैपेंस, दैट इज कॉल्ड रुक्का। ये रुक्का क्या है? रुक्का इज ये जो पुलिस स्पॉट पे आएंगे, आके जो सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे, देन एक वो नोट करते जाएंगे वो सिचुएशंस को। देन सी से भी पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे उस वक्त, आपने क्या देखा। ये जो एक रफ टाइप ऑफ एक रिपोर्ट बनाते हैं, पुलिस रिपोर्ट लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रुक्का। इट्स बेसिकली अ रफ कंप्लेंट, रफ रिपोर्ट, उसको हम रुक्का बोलते हैं। तो एफआईआर फाइल हुआ। मान लीजिए अब पुलिस आया तो देखा कि ये वॉज वेरी प्राउड, इन्हें चीख चीख के बोल रहा था कि हाँ मैंने आज मेरा बदला ले लिया है, बी को मार दिया है। कुछ उनका पहले पहले कुछ डिस्प्यूट्स था, तो ये वॉज वेरी प्राउड कि उसने मार दिया। अब पुलिस को देख के पता चल गया कि इसी ने इन्हें ही बी को मारा है। सो नाउ पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। मान लीजिए यहाँ पे पुलिस ने रुक्का लिख लिया और यहाँ पे अरेस्ट कर लिया। अब as soon as police will arrest this person, immediately chapter 5 of CRPC will come into operation. Chapter 5 of CRPC. What chapter 5 of CRPC talks? It talks about the procedure. Arrest का जो प्रोसेस रहता है, it talks about that, arrest of a person. Then इसी के साथ आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ये भी आता है ऑपरेशन में, एंड सेक्शन 57. Article 22 gives the right to the arrested person that he will be produced before the magistrate within 24 hours. Then he will be having the right to access a advocate. Then he will have the right to nominate a person from his family. वो अपने फैमिली में से किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है. Then section 57 also talks the same thing कि हमें वो arrested person को within 24 hours we have to present him before the magistrate. And under section 167(1) we produce to the person to the magistrate. इस सेक्शन के अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं. सो ये जो प्रोसेस है, दिस पुलिस स्पॉट पे गया, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया, पूछताछ किया, देन जो भी मतलब उसको अरेस्ट किया. दिस इज ए पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोविजन, दैट इज सेक्शन 157 क्या बोलते हैं? इट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो ये स्पॉट पे जाके ये सब किया. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. जनरली एफआईआर के बाद होता है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. Procedure of investigation happens after this FIR, but since this is an emergency case, अब FIR तो पहले पुलिस के पास प्रॉपर जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है एक्चुअली, तो पहले तो पुलिस को स्पॉट पे जाके थोड़ा सा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना ही चाहिए था. सो यहाँ पे पहले इन्वेस्टिगेशन हो गया, देन पुलिस ने FIR फाइल किया, एंड देन द इन्वेस्टिगेशन हो गया. देन इसके बाद अंडर सेक्शन 160 पुलिस विल कॉल द विटनेसेस. समन करेंगे विटनेसेस को. समन विटनेस सेक्शन 160 के अंदर ये आसपास जो भी विटनेसेस थे जिन्होंने भी देखा है, पुलिस उनको समन्स करेंगे. एंड अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट्स. जो भी ये लोग स्टेटमेंट्स देंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट. अब ये जो अरेस्ट हुआ है पर्सन को विदिन 24 आवर्स हमें प्रेजेंट करना है, तो वो उसके बाद क्या? ये मान लीजिए इस पॉइंट पे अरेस्ट किया है, अब 24 आवर्स हो गया. 24 आवर्स के बाद अंडर सेक्शन 161 सेक्शन 1 हमने पर्सन को प्रोड्यूस किया मैजिस्ट्रेट के पास. अब मैजिस्ट्रेट के पास 3 पावर है. इधर मैजिस्ट्रेट कैन उस पर्सन को दे सकता है जुडिशियल कस्टडी, और पुलिस कस्टडी, और बेल.
ये 3 पावर है मैजिस्ट्रेट के पास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी? इन जुडिशियल कस्टडी द पर्सन इज बेसिकली केप्ट इन द जेल, जहाँ पे पुलिस की इंटरफेरेंस नहीं होगी। सिर्फ वो दैट पर्सन विल बी डिटेन्ड फॉर ए टाइम इन द जेल मतलब सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, ये जो जेल होता है दैट इज कॉल्ड जुडिशियल कस्टडी। एंड पुलिस कस्टडी इज बेसिकली द लॉकअप, पुलिस स्टेशन में जो लॉकअप रहता है वहाँ पे दैट अक्यूज्ड इज केप्ट। सो अरेस्टेड पर्सन को वहाँ पे रखेंगे, देन दे विल आस्क, पूछताछ करेंगे अबाउट द इंसिडेंट एंड बेल इज, तो आप बेल दे दिया उनको। तो मैं नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस को कन्विंस करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को दैट दे नीड द पुलिस कस्टडी। अब जज मैजिस्ट्रेट पहले चेक करेंगे कि तुमने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है। बेस्ड ऑन दैट जज मान लो उसको 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी दे दिया। अब 2 दिन बाद वापस पेशी होगी, द पर्सन विल बी प्रोड्यूस्ड। अब जज चेक करेंगे द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इफ देयर इज नो प्रोग्रेस ऑफ द इन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, देन द मैजिस्ट्रेट विल उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे कि तुमने तो कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया, तो व्हाई विल आई give the arrested person to the give the accused to the police custody, because law also knows कि अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में रहता है तो देयर इज पूरा पावर पुलिस के पास रहता है, तो देयर आर चांसेस कि पर्सन के साथ टॉर्चर हो सकता है या उसको मैनिपुलेट डरा धमका सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मैजिस्ट्रेट पूरा चेक करता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तुम्हारा क्या प्रोग्रेस हो रहा है, तो वो चेक करता है। तुम अभी मान लो 7 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी में दे दिया, अब 7 दिन बाद फिर से पेशी होगी। 7 दिन बाद पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आए और डिमांड किया अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में देने के लिए। अब मैजिस्ट्रेट ने बोला या यू हैव डन सफिशिएंट एविडेंस, मतलब इन्वेस्टिगेशन, सो 3 दिन के लिए हम आपको जुडिशियल पुलिस कस्टडी में दे रहे हैं। अब 3 दिन बाद वापस अंडर सेक्शन 167 सॉरी, यहाँ पे भी सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 के अंडर प्रोड्यूस किया हमने मैजिस्ट्रेट के पास। नाउ पुलिस ने बोला कि सर हमारा इन्वेस्टिगेशन अब कंप्लीट हो चुका है, नाउ इट्स अप टू यू, आप उसको जुडिशियल कस्टडी में डालो या फिर आप बेल दे दो, इट्स अप टू यू। मैजिस्ट्रेट ने बोला कि या बेल तो हम नहीं दे सकते, बिकॉज आई डोंट थिंक द कंडीशंस ऑफ बेल अप्लाई हियर सिंस इट्स ए वेरी हीनियस क्राइम, मर्डर किया उसने। सो हम इसको 2 दिन के लिए नहीं 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में देते। तो टोटल यहाँ पे 15 दिन हुआ है। हाउ मेनी डेज? 15 डेज। इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक 15 डेज। दिस 15 डेज, ये जो पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी में था, दिस इज कॉल्ड इंटरचेंजेबल कस्टडी। इंटरचेंजेबल कस्टडी, इसको इंटरचेंजेबल कस्टडी बोला। और ये इंटरचेंजेबल कस्टडी सिर्फ पहले 15 दिन तक ही पॉसिबल है। आफ्टर दिस 15 डेज इट विल बी कंपल्सरी जुडिशियल कस्टडी। इसके बाद पुलिस डिमांड नहीं कर सकती कि हमें पर्सन को चाहिए थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। पुलिस कैन नॉट डिमांड whatever investigation the police wants has to do with this within the first 15 days. अब मान लो 15 दिन ओवर हो गए, अब जुडिशियल कस्टडी में रखना है, तो जुडिशियल कस्टडी में हम कितने दिन तक रखेंगे, वो टाइम पीरियड कैसे डिसाइड होगा। अब चार्जशीट तो फाइल करने का कोई टाइम नहीं है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, वो कितने भी टाइम तक चल सकता है। देयर इज नो प्रेशर ऑन द पुलिस, बट प्रेशर इस बात का रहता है कि वो पर्सन को अगर विद इन एक टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड हमने अगर अपना रिपोर्ट कंप्लीट नहीं किया, तो दैट पर्सन हैज टू बी रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल। और वो होता है, वो टाइम पीरियड है इफ द क्राइम इज पनिशेबल, उसने जो क्राइम किया है, इफ दैट क्राइम इज पनिशेबल फॉर लेस देन 10 years, लेस देन 10 years अगर पनिशेबल है, then that person will be sent to jail for 60 days. Sorry, sent to jail nahi. He will be in the custody till 60 days. But if the person has committed crime which is punishable for more than or equals to 10 years, अगर ज़्यादा है, वो 10 साल से ज़्यादा या 10 साल तक है, तो उस पर्सन को हमें 90 days तक we can keep him in the custody. 90 days. If punishable for more than 10 years, then less than 10 years, then 60 days. If punishable more than or equal to 10 years, then 90 days that person will be kept in the custody. अब this 60 days and 90 days कहाँ से start होगा? Will it start from this place? No, it will start from यहाँ से। ये जो 15 दिन है,
दिस 15 दिन विल बी इंक्लूडेड इन दिस 60 days. मतलब ये 15 दिन प्लस मोर 45 days. If it is 60 days का time period, then more 45 days that person has to be in the judicial custody. And if it is 90 days, then more 75 days कस्टडी में रहेगा. एंड आफ्टर दिस 75 days, 60 days एंड 90 days अगर कंप्लीट हो गया और पुलिस अभी तक उसने कोई पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट फाइल नहीं किया है, then that person will be released under default bail. उसको हमें डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वी हैव टू गिव हिम द बेल, उसको बेल देना पड़ेगा. अगर विद इन दिस टाइम पीरियड 60 एंड 90 days विद इन दिस टाइम पीरियड अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो हमें वो पर्सन को छोड़ना पड़ेगा. तो ये तो हो गया अगर कंप्लीट नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन. बट व्हाट इफ द इन्वेस्टिगेशन गेट्स कंप्लीटेड? विल टेक अ फ्रेश पेज. अब मान लो पुलिस ने अपने रिपोर्ट कंप्लीट कर लिया और उन्होंने सबमिट कर दिया अंडर सेक्शन 173. पुलिस ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, पुलिस रिपोर्ट. अब पुलिस रिपोर्ट भी दो तरह के होते हैं. एक तो होता है चार्जशीट. चार्जशीट इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी. एंड दूसरा होता है फाइनल रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट. और ये हम फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 169. तो व्हाट इज दिस चार्जशीट एंड फाइनल क्लोजर रिपोर्ट? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? चार्जशीट इज व्हेन द पुलिस इज हैविंग सफिशिएंट एविडेंस. जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके अगेंस्ट अगर sufficient evidence है, then charge sheet is filed by the police. If there is no sufficient evidence, deficient evidence, अगर deficient evidence है, then that it is called a final report or closure report. In this case, वो accused को police themselves can release the accused. पुलिस खुद ही वो accused को छोड़ सकते हैं या फिर magistrate छोड़ सकता है. But if this charge sheet is filed, then after this charge sheet क्या होगा? Magistrate will take cognizance. मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे अंडर सेक्शन 191. कॉग्निजेंस भी तीन तरह के होते हैं, ए, बी एंड सी. एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट. अगर मान लो किसी ने जज को जाके डायरेक्ट जाके मैजिस्ट्रेट को जाके कंप्लेन किया कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, दिस हैज हैपेंड विथ मी, देन मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस. देन सेकेंडली इज ऑन पुलिस रिपोर्ट. इन दिस केस जैसे पुलिस रिपोर्ट फाइल हुआ था, so police on the basis of this police report magistrate can take cognizance. और थर्ड होता है on the basis of information, this is called suo motu cognizance. अगर मैजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ कैन टेक कॉग्निजेंस एंड टेक द चार्ज ऑफ द ट्रायल. सो अब कॉग्निजेंस हो गया. आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस इज इश्यू ऑफ प्रोसेस. इश्यू ऑफ प्रोसेस इज it happens under 204 of CRPC. अब क्या होता है इशू ऑफ प्रोसेस में? इशू ऑफ प्रोसेस में समन्स और वारंट भेजा जाता है. विटनेसेस जितने भी पर्सन्स है टू द रिलेटेड विद द क्राइम, दे आर सेंट समन्स, किसी को वारंट भेजते हैं. तो उसके बाद देयर इज सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज डन अंडर सेक्शन 10207. सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है 207 के अंदर. सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली द अक्यूज्ड इज सेंट द डिटेल्स ऑफ द केस कि उसने क्या क्राइम किया है, देन क्या चार्जेस है उसके अगेंस्ट, एविडेंसेस क्या है, सो दैट ही कैन प्रिपेयर ए डिफेंस फॉर हिमसेल्फ. वो अपना एक डिफेंस प्रिपेयर करके आ सके ताकि कोर्ट का टाइम बर्बाद ना हो. क्योंकि अगर अब इसको पता ही नहीं होगा कि इसने क्या क्राइम किया है अक्यूज्ड को, हाउ विल ही बी एबल टू प्रिपेयर हिज डिफेंस? तो इसमें बहुत टाइम जाएगा. अगर हमने पहले से ही उसको डॉक्यूमेंट्स अगर उसको प्रिपेयर करने के लिए नहीं दिया, उसकी अपनी डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए, तो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया. नाउ उसके बाद दो चीज हो सकता है. एक तो मैजिस्ट्रेट विल टेक द चार्ज. ये जो केस है इसका चार्ज लेंगे एंड देन द ट्रायल विल स्टार्ट. बट इफ
the case is exclusively the case is to be dealt by the सेशंस जज। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि सेशंस जज कंडक्ट करना चाहिए ट्रायल या किसको ट्रायल कंडक्ट करना चाहिए? तो ये आप अगर सीआरपीसी का या बीएनएस का भी शेड्यूल 1 आप खोल के देखोगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स रहता है, लाइक कौन सा सेक्शन के अंदर ऑफेंस हुआ है, देन क्या ऑफेंस किया है, पनिशमेंट कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल या नॉन बेलेबल है, बाई व्हाट कोर्ट दिस केस इज टू ट्रायलेबल। तो ये सब आप यहाँ पे देख के पता लगा सकते हो। अब या इस पर्सन के एक्यूज के अंदर अगेंस्ट जो भी चार्जेस है वो चार्जेस हम देख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कोर्ट के द्वारा वो ट्रायलेबल है। तो अगर हमें पता चला कि द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, देन द मैजिस्ट्रेट विल कमिट द केस अंडर सेक्शन 209 के अंडर मैजिस्ट्रेट वो केस को कमिट करेंगे, and then the court of sessions will take the charge and the trial will start. So this is the process of from the कहा गया, तो यही है प्रोसेस। एक मर्डर स्टार्ट हो रहा है उसके बाद से ये जो ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बीच में जो भी प्रोसेस है दिस इज व्हाट हैपेंस। देयर आर सम मोर स्टेप्स जो होते हैं, और ये सब सारे स्टेप्स जो भी मैंने अभी आपको दिखाया ये मैं और भी लेक्चर्स लेने वाला हूँ जिसमें मैं बहुत ही डिटेल में ये सारे सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो वो भी आप देखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा है कि कैसे प्रोसेस जो होता है कैसे होता है। सो थैंक यू एवरीवन।